मेरी सौतेली माँ हफ्ते के 3 दिन अपने भाई को अपने कमरे में सुलाती थी। आखिर इसके पीछे क्या राज था कि माँ 3 दिन अपने भाई के साथ सोती और बाकी के दिन अकेले। इसी राज को जानने के लिए एक दिन मैं उनके कमरे में छिपकर बैठ गई। उसके बाद मैंने देखा कि सौतेली माँ तो अपने भाई के मेरा नाम अनामिका है। गांव में सबसे गरीब घर हमारा ही था। पिताजी शराब के आदी होने की वजह से किसी भी जिम्मेदारी को नहीं उठा पाए थे। इसीलिए माँ ही पूरे घर की देखभाल करती और सभी खर्च उठाती थी। गांव के जमींदार के खेतों में दिन रात मेहनत करके माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी ना होने की वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। अपने माता पिता की मैं इकलौती बेटी थी। अब पिताजी की हरकतें दिन ब दिन और बढ़ने लगी थीं। वह माँ की सारी कमाई उनसे छीन लेते थे और उसकी शराब पी जाते थे। आखिर में तंग आकर मैं और मेरी माँ ने एक अलग झोपड़ी बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया। पिताजी इस बात पर हमसे बहुत झगड़ा करते थे, पर हम लोग उनके साथ रहते तो हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। इसीलिए हम उनकी हर बात को अनदेखा कर देते थे। अब मैं भी माँ के साथ खेतों में काम करने लगी थी। घर पर पूरा दिन अकेले काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए मैंने माँ के साथ जाने का फैसला किया। ये हमारे लिए ठीक ही था, क्योंकि इससे मैं माँ का हाथ भी बटा लेती थी और कुछ पैसे भी जुड़ जाते थे। इसी तरह हम माँ बेटी खेतों में काम करके अपना गुजारा करने लगी थी। पर ये खुशी भी हमारी ज़्यादा दिन तक टिक ना सकी। एक दिन अचानक से माँ की तबीयत खराब हो गई और उन्हें बहुत तेज़ बुखार रहने लगा। हम लोगों ने उन्हें डॉक्टर के पास भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दे दी और कहा कि इन्हें ये दवाइयाँ खिला देना, तो इससे इनकी तबीयत में सुधार हो जाएगा। हम लोग उन्हें नियमित रूप से दवाई देने लगे। अब खेतों में काम ना करने की वजह से हमारे पैसे भी खत्म होने लगे थे। इसीलिए माँ की दवाई के लिए मैंने ज़मींदार से कुछ पैसे उधार लिए। ज़मींदार ने कुछ पैसे उधार तो दे दिए, लेकिन समय दिया कि इतने समय में अगर पैसे वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारी झोपड़ियों को जला दिया जाएगा। आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। मुझे तो ज़मींदार पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि हम लोगों की मजबूरी और गरीबी को ना देखते हुए वह ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन ज़मींदार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चंद पैसों के लिए उसने बड़ी बड़ी धमकियां देनी शुरू कर दी थी। खैर, मैंने ज़मींदार से पैसे लिए और माँ का इलाज करवाना शुरू किया। अब माँ का खेत पर भी जाना नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। अब जो करना था मुझे ही करना था। इसीलिए मैं ज़मींदार के खेतों में काम करने लगी। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 12 वर्ष थी, और 12 वर्ष की उम्र में तो बच्चियाँ गुड्डे गुड्डियों का खेल भी नहीं भूल पाती हैं। तो मैं तो खेत की जिम्मेदारियों को संभालने लगी थी। खैर, मैं ज़मींदार के खेत में दिन रात मेहनत करके चंद पैसे जोड़ लेती, लेकिन वह ज़मींदार मुझे पैसे नहीं देता और कहता कि जो पैसे तुम्हें उधार दिए हैं उनमें से ये पैसे काट लिए गए हैं। अब तो हम करते भी तो क्या। और पिताजी को भी इस बात से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो बस अपने नशे से मतलब था, जो वह नियमित रूप से कहीं ना कहीं से चोरी करके भी पूरा कर लेते थे। माँ का ढंग से इलाज ना हो पाने की वजह से एक दिन उनकी मौत हो गई। अब तो मेरे सर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने अपनी ऐसी किस्मत समझकर सब कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन अब मैं अकेले कैसे रहती, इसलिए मुझे पिताजी के साथ रहना पड़ा। पिताजी को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह मुझसे ज़मींदार के खेतों में काम करवाते और जो पैसे बनते उन्हें अपनी शराब में उड़ा देते थे। अब मैं क्या करती, क्योंकि पहले तो माँ मेरे साथ थी, इसीलिए हम लोग पिताजी से अलग रहने लगे थे। लेकिन अब मैं अकेली पड़ चुकी थी और भला गांव में मैं अकेले कैसे रह सकती थी। इसीलिए मुझे पिताजी के अत्याचारों को सहना पड़ रहा था। मैं कई बार जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते और मैं भगवान से यही पूछती कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। अक्सर बच्चे अपने पिता के साए में महफूज रहते हैं,
लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। मेरे पिताजी ही मेरे पीछे पड़े हुए थे और मुझे दिन रात काम करवा कर 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं करवा पाए थे। धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैं बर्तन साफ कर रही थी कि तभी पिताजी घर पर आए और कहा कि देखो अनामिका, तुम्हारे लिए मैं नई माँ लेकर आया हूँ। अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई कि ये क्या, पिताजी तो नई माँ ले आए। मुझे उस समय नहीं पता था कि सौतेली माँ भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपनी माँ से प्यार था और आज तक मैंने किसी को भी दूसरी शादी करते हुए नहीं देखा था। भला देखती भी कहाँ, हमारा छोटा सा गांव था, उसी में कुछ ही लोग रहते थे। फिर पिताजी उस औरत को अंदर लेकर आए। उसके साथ एक लड़का भी था। वो लड़का मुझसे 2 साल बड़ा था। मैं तो ये देखकर अचंभित थी कि ये सब क्या हो रहा है। अभी पिताजी कहने लगे कि ये तुम्हारी नई माँ है और ये जो लड़का तुम देख रही हो वह इसका भाई है, यानी कि मेरा साला, और तुम्हारा मामा जो हमारे साथ अब यहीं पर रहेगा। अब तो मुझे उन सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता होने लगी कि अब खेतों में मुझे ही काम करके इन तीनों का पेट पालना पड़ेगा। खैर, वह लोग अंदर आ गए। मैंने सौतेली माँ का प्रकोप आज तक नहीं झेला था। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह लोग कैसे होंगे, लेकिन मेरी जो सौतेली माँ थी वह मुझे अच्छे से खाना पीना दे रही थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि जो मैंने सोचा था वह नहीं हुआ और पिताजी ने भी अब शराब छोड़ दी थी। आखिर छोड़ते भी क्यों ना, क्योंकि मेरी माँ तो एक सीधी सादी सरल स्वभाव की औरत थी, जिन्हें पिताजी गुस्से में डरा धमका देते थे तो वो खामोश हो जाती थी। लेकिन ये जो नई माँ थी वह गुस्से वाली थी और काफ़ी डरावनी भी थी, इसीलिए पिताजी उससे डरते थे, जिसकी वजह से पिताजी ने शराब छोड़ दी और खेतों में काम करने लगे थे। अब पिताजी दिन रात खेतों में काम करते और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर लिए हुए थे। नई माँ मुझसे घर का सारा काम तो करवाती थी, लेकिन बदले में 2 वक्त का खाना दे देती थी। मेरे लिए यही बहुत था, क्योंकि मुझे 2 वक्त का खाना और पहनने के लिए कपड़े मिल जाएं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। पहले मैंने इतनी गरीबी देखी थी कि जो नई माँ तरह तरह की चीज़ें करती थी उन सब के बारे में मुझे नहीं पता था। शायद मुझे ये नई माँ शहर से आई हुई लग रही थी, जो हर रोज़ आए दिन नए नए पकवान बनाती, और कभी शहर से पिताजी उसके लिए अच्छी खाने की चीज़ें लेकर आते थे, जो कभी कभार मुझे भी दे दी जाती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरी नई माँ मुझसे ज़्यादा अपने भाई से प्यार करती थी। उसके लिए नए कपड़े और तरह तरह की मिठाइयाँ हर रोज़ आती थीं और एक बड़े स्कूल में उसका दाखिला भी करवा दिया गया। अब वह एक बड़े स्कूल में पढ़ता था और धीरे धीरे उसने अपना स्कूल पास करके कॉलेज में भी दाखिला ले लिया था। लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं जानती थी कि कॉलेज क्या होता है, क्योंकि मैं आज तक कभी स्कूल के गेट के सामने से भी नहीं निकली थी, तो मुझे कहाँ से पता होगा ये सब। फिर जब वह अंग्रेज़ी में बात करता तो मेरा भी बहुत मन करता कि मैं भी इसी की तरह ही अंग्रेज़ी में बात करूं और पढ़ूं, लेकिन मैंने कभी हिम्मत करके माँ से ये बात नहीं कही थी, क्योंकि मुझे माँ से बहुत डर लगता था। एक दिन मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी, क्यों ना मुझे भी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया जाए। तभी पिताजी कुछ नहीं बोले और नज़र नीचे झुकाए बैठे रहे। शायद पिताजी को अभी अपनी हरकतों पर पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि नई माँ इतनी बुरी थी कि पिताजी को अपने सामने बिल्कुल भी नहीं बोलने देती थी और हर समय उन्हें अपने दबाव में ही रखती थी। पिताजी को शायद इस चीज़ का बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरी पहले वाली माँ कितनी अच्छी थी। हर समय पिताजी की देखभाल करती, उनके लिए खाना बनाती, उनके लिए नहाने के लिए कपड़े रखने जैसे सारे काम करती। फिर भी पिताजी उन्हें गालियाँ देते रहते थे और उनकी सारी कमाई को छीनकर शराब पी जाते थे। लेकिन इस बार नई माँ के सामने पिताजी मुंह से आवाज़ भी नहीं निकाल पाते थे। खैर, पिताजी तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन नई माँ अंदर से आई और बोली कि तुझे भेजूं क्या अभी स्कूल? इतने साल कहाँ गई थी? बड़ी आई पढ़ने वाली। अभी मेरे भाई को स्कूल में जाता देख तेरा भी मन करता है। फिर मैं कुछ ना बोली और वहाँ से चली गई। फिर माँ ने कहा कि जा,
बर्तन साफ कर ले, बहुत सारे बर्तनों का ढेर बाहर लगा पड़ा है। मैं बर्तन साफ करने में लग गई, लेकिन मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी कि काश आज मेरी माँ होती और पिताजी भी सुधरे हुए होते तो हमारा जीवन कितना अच्छा होता। लेकिन खैर, अफसोस करने के अलावा और हो भी क्या सकता था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकले। अब पिताजी बड़े शहर में कमाई करने के लिए चले गए। अब तो मुझे मेरी नई माँ और उनके भाई के साथ अकेले ही रहना पड़ता था। अब तो वह मुझे 2 वक्त का खाना तो देती थी, लेकिन पूरे घर के काम के साथ साथ खेतों में भी काम करने के लिए भेजने लगी थी। पिताजी तो शहर में कमाई करने के लिए चले गए और कुछ महीनों तक ना आने का कहकर गए थे। खैर, अब मैं उन दोनों के बीच में बिल्कुल अकेली थी। लेकिन मैं हर रोज़ एक चीज़ देखती थी जिससे मुझे कुछ अजीब सा लगता था कि नई माँ अपने भाई को हफ्ते के 3 दिन अपने पास सुलाती थी और कमरा अंदर से बंद कर लेती थी और उनके कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं। लेकिन हफ्ते के बाकी दिन वह अलग सोता था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी के दिन वह अलग सोता है और हर 3 दिन नई माँ उसे अपने पास सुलाती है। आखिर उन 3 दिनों में वह करती क्या हैं और उनके कमरे से ऐसी आवाज़ें क्यों आती हैं। लेकिन मैंने फिर इतना ध्यान नहीं दिया और उस बात को देखकर अनदेखा कर दिया, क्योंकि मैं ये बात पूछती भी किससे। अगर नई माँ से पूछती तो वह मुझे पीटने लग जाती। और पिताजी भी यहाँ नहीं थे। उनका जो भाई था उससे तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि वह तो गुस्से वाला था और बहुत बिगड़ा था, जो हर समय आंखें दिखाता रहता था। फिर मैंने उन सब बातों को मन से निकाल दिया। लेकिन जब उनकी हरकतें बढ़ने लगी तो मुझे बहुत शक होने लगा और फिर मैं उनका सच जानने के लिए मजबूर हो गई। उनके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने के कारण मैं रात में सो भी नहीं पाती थी और सुबह दरवाज़ा खोलने के बाद वह लोग मुझे देखकर ऐसे घबरा जाते थे मानो जैसे मुझसे कुछ छुपा रहे हों। उनकी ऐसी हरकत के चलते मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। अब मुझे पूरा शक हो गया था कि ज़रूर कुछ न कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं। एक दिन पिताजी घर पर आए और 10 दिन तक वो यहीं पर रुके। मैंने पिताजी से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन नई माँ ने हम दोनों को अकेले नहीं छोड़ा, मानो उन्हें कोई डर हो। लेकिन मैंने गौर किया कि जब से पिताजी आए हैं तब से उनका भाई उनके कमरे में एक बार भी नहीं गया और उनकी हरकतों से लग रहा था कि वह पिताजी को जल्द से जल्द घर से वापस भेजना चाह रही हैं। खैर, अब मैंने ही प्लान बनाया कि मैं पता करके रहूँगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसीलिए जब पिताजी चले गए तो मैंने विचार किया कि मैं उनके कमरे में छिपकर सब कुछ देखूंगी। इसीलिए मैं उनके कमरे में छुपकर बैठ गई और उन लोगों के कमरे में आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के बाद वह दोनों कमरे में आए और नई माँ बिस्तर पर आकर बैठ गई। लेकिन उनका भाई खिड़की की तरफ जाने लगा और खिड़की खोल के वह एक आदमी को अंदर लेकर आए। ये देखकर मैं एकदम से घबरा गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिर वह आदमी कौन था और ऐसे खिड़की से ये लोग उसे अंदर लेकर क्यों आए थे। ये सभी सवाल मेरे दिमाग में अभी चल ही रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी नई माँ उस आदमी के गले लग जाती है। उस आदमी के हाथ में कुछ थैली होती है जो उनका भाई ले लेता है। फिर वह लोग उस थैली से बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें निकालते हैं और आपस में हंसने लगते हैं और खाने लगते हैं। तभी वह आदमी उस लड़के से कहता है कि क्यों मेरे लाल, अब तो खुश है ना, अब तो नाराज़ नहीं है ना। उससे नई माँ का भाई अमित कहने लगता है, नहीं पापा, अब कैसी नाराज़गी। ये सब सुनकर मुझे बहुत गहरा धक्का लग रहा था। मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि नई माँ तो कह रही थी कि उनके भाई यानी कि मेरी नई माँ के जो पिता हैं वह इस दुनिया में नहीं हैं, इसीलिए वह अपने भाई को अपने साथ ही लेकर आई है। तो फिर ये उनके पापा यहाँ कैसे, और ये इन्हें उनके पापा क्यों कह रहे हैं। ये सारी बातें मेरी सोच से अब बाहर होती जा रही थीं कि तभी नई माँ उस आदमी से कहती हैं कि आखिर कब तक हमें यहाँ रहना पड़ेगा। मुझे तो इस झोपड़ी वाले घर से बहुत घिन आती है। तुम जल्द से जल्द ये मसला निपटाओ ताकि हमें भी इस नर्क से छुटकारा मिले।
अब तो मुझे यहाँ पर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मुझसे रहा नहीं गया। तभी मैं उस कोने से बाहर निकल आई। मुझे वहाँ अचानक देखकर वह लोग घबरा गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? नई माँ गुस्से से तिलमिलाते हुए मुझसे कहने लगी। तभी मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए कि आखिर कौन है ये आदमी और तुम किस मसले को निपटाने की बात कर रही थीं। तभी नई माँ मेरी तरफ बढ़ने लगी। इतने में पापा और कुछ हमारे पड़ोसी वहाँ आ गए। उन सबको देखकर वह लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। नई माँ कहने लगी कि तुम तो शहर चले गए थे, तो यहाँ कैसे? तभी मैंने कहा कि इन्हें मैंने ही रोका था, मुझे आप पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने पापा को सब बता दिया और उन्हें रोक लिया। ये बाहर ही छुपे हुए थे। मैंने गुस्से भरे शब्दों से कहा कि तुम सब ये क्या खेल खेल रहे हो? कौन है ये आदमी? तो नई माँ रोने लगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, दरअसल ये मेरा पति है। हम लोग लुटेरे हैं, हम लोग लोगों को फंसाते हैं और फिर मैं उन आदमियों से शादी करके उनके घर में चोरी कर लेती हूँ। और ये मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा है। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक बड़े घर को लूटा था, तब से पुलिस हमारी तलाश कर रही है। इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा को फंसाया और शादी करके यहाँ आ गई, क्योंकि ये छोटा सा गांव है और यहाँ पर पुलिस नहीं आ सकती। तब मैंने सोचा कि जब तक ये पुलिस का चक्कर खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर रहूँगी। मेरे पति हफ्ते के 3 दिन यहाँ आते थे हमसे मिलने के लिए, क्योंकि रोज़ाना आने पर लोगों को शक हो जाता है। इसीलिए मैं और मेरा बेटा उनके साथ समय बिताने के लिए 3 दिन एक साथ एक कमरे में रहते थे। उनकी बात सुनने के बाद पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। अब तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि लोग पैसों के लिए इतना कैसे गिर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।